लॉ पेपर 2, ठीक है, लॉ पेपर 2। लॉ पेपर 2 में बेसिकली क्रिमिनल लॉज है। अभी तक आईपीसी था, सीआरपीसी था और एविडेंस था एंड टॉर्ट था, ठीक है। सेम पैटर्न कल जो मैंने बताया आपको, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, लॉ पेपर 2 में, लॉ पेपर 2 में आपका एमसीक्यू भी आता है। डू यू नो, लॉ पेपर 2 में एमसीक्यू भी आता है। इसका एडवांटेज क्या होता है आपको पता है? आपको सब्जेक्टिव आंसर्स कम लिखना होता है, तो आपके पास टाइम होता है, कंपैरेटिवली आपके पास टाइम होता है। एंड क्रिमिनल पेपर में क्या होता है, क्रिमिनल पेपर में लिखना थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन टू सिविल पेपर। क्रिमिनल पेपर में आंसर लिखना थोड़ा सा इजी होता है, पहली बात। सेकंड, क्रिमिनल पेपर में मार्क्स फैच करना, अगर आपका एमसीक्यू राइट है तो उसमें तो आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल गया, लेकिन सब्जेक्टिव में इसमें भी मार्क्स फैच करना टफ है, जैसे आपका सिविल में है। मुझे पता, क्रिमिनल में भी आप नहीं बोल सकते कि अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपने अगर जनरल आंसर लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्रिमिनल के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन क्रिमिनल में और एक प्रॉब्लम है जो कि एडवांटेज भी है और प्रॉब्लम भी है। पता क्या, क्रिमिनल में, इन क्रिमिनल पेपर you will get application based question also, you will get application based question also in tort, in IPC। एप्लीकेशन आपको सिचुएशन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो जब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तब क्या होता है, आपको कम लिखना होता है और आपके पास टाइम बच जाता है और आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन क्रिमिनल में हमेशा याद रखना, आपको 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ मिलता है। टफ इन द सेंस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन? जनरली इन सिविल पेपर seldom you will get any question where you will face any problem, but in criminal you may get questions जो आपको नहीं आएगा। लेकिन वो जैसे कि इस बार आया एक्विजेंस, एस्टॉपल, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एविडेंस का, जो कि बेसिकली पूरा एविडेंस का क्वेश्चन भी नहीं था, आया था, याद है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। तो आपको थोड़ा सा आता था, थोड़ा सा नहीं आता था, तो उसकी वजह से बहुत को कम मार्क्स मिला, 50-55 में रुक गए। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए क्रिमिनल लॉ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत हाई चाहिए, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होता है ना, आपको सीआरपीसी का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एविडेंस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। समझ में आया? क्योंकि आपको जेएमएफसी बनाएगा ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यू आर गोइंग टू बी जेएमएफसी और सिविल जज, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको प्रोसीजर लॉ के बारे में पता है, नहीं पता। आइदर इट इज सीपीसी फ्रॉम पेपर 1 और सीआरपीसी और एविडेंस फ्रॉम पेपर 2। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर आता है तो एविडेंस से आता है। एविडेंस जनरली पढ़ने में इजी लगता है, नहीं लगता है? एविडेंस उतना ही टेक्निकल पेपर है, याद रखना। जितना इजी लगता है एविडेंस, उतना ही हाई टेक्निकल पेपर है। सेम विथ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जितना देखने से सीधा लगता है ना, उतना ही टेक्निकल पेपर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। बट नाउ द बिगेस्ट इशू among the aspirants is कि sir, whether we will go through the IPC, CRPC evidence or we have to go through the BNS, BNSS, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, एंड BNSS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। फर्स्ट वन इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
साक्ष्य मीन्स एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, क्या पढ़ना है बताओ मालिक? কি পঢ়িবা? নতুনটো পঢ়িবা না পুৰণাটো পঢ়িবা? कंपेरेटिव कहने के पढ़ी हम लोग पागल हो जाबासन पूरा पढ़ी मिली। जब तुम जज बन जाओगे 24 के लास्ट में बन गए या 25 में बन गए या 26 में बन गए, तो आपको कौन से लॉ में डिसीजन देना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा? नया वाला। तो ये बहुत लॉजिकल है ना, नहीं कि आपको पढ़ना भी कौन सा है? यस ऑनलाइन नया वाला। कब से आ रहा है ये सब? 1 जुलाई। पढ़ना नया वाला ही है आपको। लेकिन तुमको आपको एक चश्मा दिया गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो नया चश्मा है? जब आपके पास पुराना होगा तभी तो आपको नया का वैल्यू पता चलेगा। अगर आपको पुराना ही नहीं पता तो नया आपके लिए नया होगा क्या? एक ही होगा। নাই বুজা মই কি কব বিচাৰিছো, তুমি জানিব লাগিব ন পুৰণাটোত কি আছিলে, তেতিয়াহে তুমি নতুনটোত গম পাবা কি নতুন আহিলে কি নতুন নাই আহা। यस और नो ऑनलाइन? आपको सीआरपीसी के बारे में आइडिया होना पड़ेगा ना, तभी आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ सकेगा। तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे ये डिस्कस करना कि एक्चुअली क्या चेंजेस आया है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि सच्ची में चेंजेस क्या आया है क्या नहीं आया है। ऐसे देखने में हम लोग ने क्या सुना है कि पूरा लॉ चेंज हो गया रत्नप्रिया, ये सुना ही नहीं सुना है कि सब कुछ चेंज हो गया, आईपीसी सब चेंज हो गया, नया आ गया, कॉलोनियल लॉ हमने ख़त्म कर दिया, नया लॉ आ गया। बट एक्चुअली क्या है, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सेम। पहले जो थेफ्ट का डेफिनेशन था, आज जो थेफ्ट का डेफिनेशन है, पहले जो एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन था, आज जो एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आया है। आर गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन? तो चेंजेस क्या आया है ये हम आपको बताएंगे। एंड जैसे ये ओरिएंटेशन ख़त्म होगा, आप सबको जिसने जिसने ऑनलाइन क्लास किया है, डेमो क्लास किया है, आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंपेरेटिव स्टडी चैप्टर वाइज हम दे देंगे ऑफ 3 एक्ट्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? दी चेंजेस चैप्टर वाइज जो चेंजेस आया है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझना है कि क्या चेंजेस आया है, ताकि जो आपके दिमाग में एक इतना बड़ा प्रेजुडाइज जो बना है, डर जो है आपके अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तीनों का तो नहीं बता सकता आपको एक ही क्लास में या एक ही समय में, तो आज हम एक से ही स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग पढ़ते भी हो, बीएनएस से स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके? ऑनलाइन एक से पढ़ के देखते हैं, बाकी चीज़ें आपको सेम मिल जाएगी। चैप्टर वाइज आपको इसमें भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एविडेंस, क्योंकि मेजर जो चेंजेस आया है थोड़ा ज़्यादा, वो आपको सीआरपीसी में ही थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा। बाकी इस दोनों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। समझा मासूद क्या बोल रहा हूँ मैं? बुझी पाला नहीं? टॉट इज टॉट। टॉट कैसे पढ़ते हो आप लोग? कौन सा एक्ट से पढ़ते हो टॉट? टॉट का डायरेक्ट है, कोडिफाइड नहीं है। वेरी गुड, इसलिए उसका कोई एक्ट नहीं है। तो अगर वो कोडिफाइड नहीं है तो उसका अथॉरिटी क्या है? प्रेसिडेंट्स। यस और नो? आइदर इट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट और इंडियन जजमेंट, क्योंकि कुछ कुछ कंटेक्स्ट, कुछ कुछ जो कंसेप्ट है उसका इंडियन लॉ में उसका पैरामीटर डायमीटर अलग है। लाइक हम लोग बाकी जगह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस की बात करते हैं और इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं, है ना? लेकिन इनका जजमेंट से ही पढ़ना है आपको। कोई लेजिस्लेचर ने लॉ तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ कुछ कुछ लॉ बन रहा है टॉर्ट को लेके। जैसे टॉर्ट में कंज्यूमर इश्यूज भी हो सकता है, नहीं सकता है? जैसे डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन, उसने जिंजर बियर में जो वॉर्म निकला था, पता नहीं भाई केसु जो ओलाई গৈছিলে ডংকি ভাৰ্চেছ ষ্টিভেনছন, ফেমাছ কেছ হয়, পইচা নাই। মানুহ এটাই বিয়াৰ খাব ল'লে, গোটেই বটলটোত মানে পেকড আছিলে, গম পোৱা নাছিলে ভিতৰত কি আছে। অলপ খোৱাৰ পাছত গম পালে কেঁচু সোমালে তাত। কি হ'লে? কেঁচু। ধৰি লওক তুমি ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ বটল খাইছা আৰু তাত যদি কেঁচু ওলাই যায়, কেনেকুৱা লাগিব তোমাক?
मुझे पैसा ना कहने वाला कि वो तो अब उसके लिए तो सिर्फ टॉर्ट था पहले, अब उसके लिए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना। नहीं, लोगों का एक्सीडेंट हो जाए नेग्लिजेंटली तो पहले सिर्फ टॉर्ट था, अब क्या है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है ना। नहीं, पहले पब्लिक, मान लो कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री से कुछ पॉल्यूटेंट निकला, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब याद है ना आपको, श्रीराम गैस लीकेज, ऑनलाइन से समथिंग, भोपाल गैस ट्रेजेडी, श्रीराम गैस लीकेज, इसमें क्या हुआ था, श्रीराम गैस लीकेज जैसी कंपनी में इंसिडेंट में या भोपाल गैस ट्रेजेडी के इंसिडेंट में क्या हुआ था, कंपनियों ने क्या बोला कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है लोगों को कंपेंसेट करने के लिए। लोगों की इसमें क्यों गलती है, नहीं है। तो एक लॉ बनाया गया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर हैजर्डस सब्सटेंस में अगर वो डील कर रही है तो उसको एक इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो एक एक्ट बना दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से कुछ कुछ लॉ बनाया जा रहा है, और बाकी सारे एरिया के लिए क्या है, ट्रेसपास हो, डिफामेशन हो, इन सब के लिए क्या है, टॉर्ट है। क्या है, टॉर्ट। टॉर्ट को पढ़ने का सिंपल एंड सीधा और द ओनली मोडस है जजमेंट को डिस्कस करो। जितना हम जजमेंट डिस्कस करेंगे टॉर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, एंड इंडियन पिनल कोड, ठीक है। इंडियन पिनल कोड में सबसे पहले इंडियन पिनल कोड और बीएनएस में जो मेजर चेंजेस आया है या जो चेंजेस आया है वो 3 तरीका का चेंजेस आया है। कितना? 3 डायमीटर में, ठीक है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास नया पुराना दोनों एक्ट है क्या ऑनलाइन? डू यू हैव? ओके, सो आप लोग बताओ आईपीसी में चैप्टर्स कितना था पहले? 23। सेक्शंस कितना था? 511। यस, ओके। बीएनएस में कितना चैप्टर्स है? 20 चैप्टर्स एंड हाउ मेनी सेक्शंस? हाँ, 358। पहला चेंजेस ये है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। पहला चेंजेस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। जैसे पहले क्या बोला जाता था, दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, अब क्या बोलेगा? दफा 100 के तहत। कितना? दफा 100 के तहत। तो ये चेंजेस आया है। पहला चेंजेस क्या आया है? सेक्शंस में का जो अरेंजमेंट है, सॉरी, वो चेंज हुआ है। मुझे बोला ना, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चेंजेस आर इन द सेक्शंस, चैप्टराइजेशन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स। ठीक है, ओके। ऑनलाइन पहला चेंजेस ये आया। अब बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम लोगों को तो इतना दिन से 302 याद है, 378 याद है, 375 रेप याद है, अब हम लोग कैसे याद करेंगे? है ना दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके दिमाग में कि नाउ हाउ वी विल रिटेन दिस। तो वेदर ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपके लिए होगा क्या? एक तो सबसे पहली बार ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए होगा ही, दूसरा जो इवैल्यूएट कर रहा है उसके लिए भी होगा, है ना। नहीं, जो लोग अपने लाइफ के 20 इयर्स 30 इयर्स यही सेक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम सेक्शन से जस्ट आइडेंटिफाई 154 का एप्लीकेशन, आई से FIR 156 का एप्लीकेशन, बोलते नहीं बोलते? तो ये बोलते बोलते क्या हो रहा है, सेक्शन हमारे दिमाग में आ गया है, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सेक्शन आपके दिमाग में आते रहेगा। इसके लिए कोई कैप्सूल नहीं है दोस्त, बिकॉज तुम सेक्शन याद भी करने से फायदा नहीं होता है,
पढ़ते 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 ही याद होता है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चेंजेस इज की अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स. ओके, सेकेंड चेंजेस. पहला तो ये हुआ, अब सेकेंड क्या है देखो. इसके अलावा कुछ है, कुछ नया प्रोविजन या नया सेक्शन ऐड हुआ है, या कुछ पुराने प्रोविजन या पुराने सेक्शंस ओमिट हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑनलाइन फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द कंसेप्ट ऑफ ऑफेंसेस आर सेम. पहले जो चोरी था आज भी वही चोरी है, पहले जो रेप था आज भी वही रेप है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेजरली जो ऑफेंसेस है उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेम है. तो आपको वाइटल इशू नहीं होगा. अगर कंसेप्ट ही चेंज कर देता तब प्रॉब्लम होता, तो आपको कंसेप्ट का इशू नहीं होगा. क्या होगा, कुछ कुछ पुरानी चीजें थी उसको हटा दी गई है जो बहुत ज्यादा हमारी यूजफुल में भी नहीं था, और कुछ कुछ नए प्रोविजन, नया ऑफेंसेस लाया गया है, लाइक स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, ऑन द बेसिस रिलीजियस कास्ट व्हाटएवर, है ना. इन नई चीजों को लाया गया है. पनिशमेंट थोड़ा सा एनहांस हुआ है. क्या हुआ है? जहां भी 1 ईयर का पनिशमेंट था उन सबको 3 ईयर तक का पनिशमेंट कर दिया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पनिशमेंट एनहांस हुआ है थोड़ा सा. ठीक है रत्ना प्रिया? नाउ आपको मार्केट में, इंटरनेट में बहुत कुछ मिल जाएगा. आपको बैरेट मिल जाएगा जिसमें कंपैरेटिव स्टडी दिखाया है आपको, है ना. नहीं मिला होगा आपको बैरेट, कंपैरेटिव चार्ट, कंपैरेटिव स्टडी. जैसे कि आप ईबीसी का बैरेट लेके रखी हो तो इसमें भी है कंपैरेटिव. आईपीसी में ये क्या था, बीएनएस में क्या हुआ, है ना. बीएनएस में क्या था, आईपीसी में क्या हुआ, ये है. लेकिन आप लोगों को एक सिस्टमेटिक अप्रोच में उसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. तो कैसे याद रखोगे मैं बता रहा हूं. आई एम सेंडिंग यू अ पीडीएफ इन योर ग्रुप. ओके, प्लीज डोंट शेयर इट फर्दर बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. तो वन में गेट कंफ्यूज ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई डोंट शेयर इट. ठीक है. और क्लास में, आज की क्लास हम लोग इसी पीडीएफ के ऊपर बेस करके करेंगे. ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन? ओके, मिला? ऑनलाइन से समथिंग, गॉट इट? ओके, नाउ सी, अगर आपने अपना पीडीएफ देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, ये चैप्टर वाइज है. यस, चैप्टर वाइज है. ओके, नाउ सी, चैप्टर 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. अब ये जो भारतीय न्याय संहिता आया है, इसमें जो चैप्टर 1 है, जो भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1 है, उसके अंदर चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ आईपीसी है. इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन में डिफरेंस आया है. समझ में आ रहा है? चैप्टर 1 बीएनएस इज इक्वल टू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी. चैप्टर 1 आईपीसी क्या था, प्रिलिमिनरी. चैप्टर 2 आईपीसी क्या है, क्या था, मतलब जनरल एक्सप्लेनेशन.
जो है वो चैप्टर 2 में था, ठीक है। अब वही जनरल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन के अंदर आ गया। कहाँ आ गया? डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में आ गया। नाउ पहला बात, अरेंजमेंट क्या चेंज हुआ ये समझ में आया। अब इसमें कुछ कुछ नया आया है और कुछ कुछ डिलीट हुआ है, मतलब ओमिट हुआ है। नाउ अब ये अपना पीडीएफ देखो आप लोग ऑनलाइन। अ न्यू डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। यस, क्या आया? चाइल्ड का डेफिनेशन पहले नहीं था, अब उसको डिफाइन किया गया है कि पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज ए चाइल्ड। बात समझा नहीं समझा? तो आपको कुछ नया मिला, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन चेंज हुआ बीएनएस में, और फिर क्या हुआ? नया डेफिनेशन आया है। उसके नीचे देखो, सेक्शन 20 जो आईपीसी का था वो आपको पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता था। क्या? सॉरी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या था? सॉरी, आई एम सॉरी, कोर्ट ऑफ जस्टिस था। सेक्शन 20 जो था वो क्या था? कोर्ट ऑफ जस्टिस था। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इलस्ट्रेशन था, ठीक है ना, क्या था? उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको हटा दिया गया। ओमिट, इलस्ट्रेशन गॉट ओमिटेड। देन जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन था आईपीसी में सेक्शन 29 में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था टर्मिनोलॉजी। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्ट 8 में क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया। मुझे पैसा नहीं समझ में आ रहा है? अभी आप लोग क्या करोगे, आपके पास एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ आज के क्लास में, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ये आपका बीएनएस है, कोई भी पब्लिशर का हो आपका बीएनएस। आपने बीएनएस का ये बैरेट खोला, बीएनएस का बैरेट खोलने के बाद आपको प्रिलिमिनरी में आप गए, मतलब चैप्टर 1 में गए। चैप्टर 1 में क्या चेंजेस मैंने बताया? डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, यस और नो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, गिव मी पेंसिल। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में चाइल्ड आया नहीं आया? अभी आप जब बीएनएस पढ़ोगे, आप जब चाइल्ड पढ़ोगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये था या नहीं था पहले। अभी मैंने बताया बोल के आपको पता होगा, नहीं तो दोनों का आपको नॉलेज होना पड़ेगा, जो कि टफ होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेगा? 1 दे देगा। क्या? 1, और नीचे फुट नोट में क्या लिखेगा? 1, और क्या लिखेगा? एडेड। क्या लिखेगा? एडेड। नहीं समझा? चाइल्ड में 1 लिखा, मतलब कुछ हुआ है उसमें, नीचे लिख दिया क्या हुआ है? एडेड। उसके बाद ये जो कोर्ट है, पहले था ये 220 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब क्या हो गया? कोर्ट। आर गेटिंग माय पॉइंट? इलस्ट्रेशन डिलीटेड। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, और यहाँ पे फुट नोट में 2 में लिख देगा। आप लोगों ने बैरेट पढ़ा होगा ना, बैरेट में फुट नोट होता है नहीं होता है, तो जो चेंजेस आता है वो फुट नोट पे लिखता है। तो आप अपने बीएनएस में ये जो मैंने आपको चैप्टराइजेशन दे दिया है, इसका फुट नोट बना लो। आर गेटिंग माय पॉइंट? और क्या चेंजेस है देखो, जैसे कि जो जेंडर था, उस जेंडर सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी जेंडर को एक्सप्लेन करता था, एंड इन दैट एक्सप्लेनेशन द वर्ड ट्रांसजेंडर वाज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड, was not expressly mentioned. Now section 2 subsection 10 of BNS expressly referred transgender under the terminology of gender. Are you getting my point? Next, पहले हम लोग का जो 49 सेक्शन था, डेज, ईयर, सॉरी मंथ, ईयर को हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करते थे। अब वो क्या हो गया? जॉर्जियन कैलेंडर। फिर जाओ बीएनएस में, वहाँ पे लिखा होगा देखो जॉर्जियन कैलेंडर, उसको अंडरलाइन करके फुटनोट देके नीचे लिख देना अर्लियर इट वाज ब्रिटिश कैलेंडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तारपिছত चुआ सेक्शन 22 जो था मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता था, और उसमें एक वर्ड यूज किया गया था इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल, उसको अब हटा दिया गया, और अब मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो वर्ड था, ये जो फ्रेज था इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल, उसको हटा दिया गया।
उसका कोई रेलिवेंस नहीं था, इसीलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी आप अपने वहाँ पे चेंजेस में लिख दोगे क्या चेंजेस आया। उसके बाद सेक्शन 21, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, लोकल अथॉरिटी लिखा हुआ है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता था, किसको एक्सप्लेन करता था, पब्लिक सर्वेंट। उसमें फोर्थली या फिफ्थली था, उसमें था जूरी, एवरी जूरी मैन। लेकिन जूरी सिस्टम इंडिया से तो एब्लिश हो गया, इसलिए आपको नया एक्ट में जूरी नहीं मिलेगा, नया एक्ट में आपको जूरी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे बढ़ो। ये हुआ चैप्टर 1 की बात। चैप्टर 1 में क्या चेंजेस आए? इतना सा चेंजेस आया। कोई बहुत बड़ा बात हो गया रत्नाप्रिया, सॉरी, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारे दिमाग का प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सोच लिया कि अब तो हम लोग जो पढ़ा था सब खत्म। नो, इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर, ओनली दिस काइंड ऑफ चेंजेस। अगर तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये चेंजेस तो तुमको याद ही हो जाएगा। अभी तुमको याद हो गया क्या क्या चेंजेस आया, चाइल्ड में चेंज आया, ट्रांसजेंडर में चेंज आया, मूवेबल प्रॉपर्टी में चेंजेस आया, पब्लिक सर्वेंट में चेंजेस आया, कोर्ट ऑफ जस्टिस में चेंजेस आया, है ना? नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद आओ पनिशमेंट में। पनिशमेंट में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया वो क्या आया पता है? एक नया टाइप ऑफ पनिशमेंट इंक्लूड हुआ है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। पहले 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट था इन आईपीसी, नाउ इट इज 6. But what amounts to community service? Nowhere defined in IPC. I mean to say in Bharatiya Nyaya Sanghita. But you will go where you will get the definition? In Bharatiya Nagrik Suraksha Sanghita. That is CRPC. वहाँ पे सेक्शन 23 है जो कम्युनिटी सर्विस को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। तो ये एक चेंजेस आया है। उसके बाद मेजर जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया पनिशमेंट में, बाकी ऑलमोस्ट पनिशमेंट जो है सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द पनिशमेंट वाला चैप्टर देयर इज नो एनी मेजर चेंजेस एक्सेप्ट इंक्लूजन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पनिशमेंट, इट इज कम्युनिटी सर्विस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन फ्रेंड्स? ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बात? ओके, नाउ कम टू चैप्टर 4 अबेटमेंट, कंस्पिरेसी, अटेम्प्ट। नाउ अबेटमेंट जो था वो आईपीसी का कौन सा चैप्टर में था? अबेटमेंट देख के बताओ। 5 में था, यू आर राइट, 5 में था, लेकिन एक बार देख के बताओ। ये लो डायरेक्ट असिस्ट करो हमें, इसमें नहीं होगा शायद, रुको मैं ला के देता हूँ। अबेटमेंट जो है चैप्टर 5 है, कंस्पिरेसी 5A में है, और अटेम्प्ट तो कौन सा चैप्टर है? 23, ऐसे लिख देता हूँ 23। ये 3 चैप्टर में था। अब इन सबको कहाँ ला दिया गया? बीएनएस के चैप्टर 4 अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन में डिफरेंस आया, मुझे पता ना। 3टा चैप्टर आप की कोई एटा चैप्टर बनाई ले, मुझे पता। ओके, नाउ इसमें क्या चेंजेस आया है? पहले अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, मतलब तुम किसी को बांग्लादेश में अबेट कर रहे हो, वो ऑफेंस कहाँ करने के लिए? इंडिया में करने के लिए। तो ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन पहले नहीं था, तो इसको सेक्शन 48 में इंक्लूड किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? और इसके नीचे जो ये जो 58, 59 वाली बात है ना, ये सेम है। इसमें थोड़ा गलती आया है हमारे पीडीएफ में। आप लोग अपना पीडीएफ देख रहे हो ना, जो ये 3rd पॉइंट है 58, 59, उसमें चेंजेस नहीं आया, पहले भी था 2000 कितना सन में वो चेंजेस ऑलरेडी आ गया था, ठीक है ना? ओके, नाउ मैं आपको बीएनएस समझा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ना ही मैं आपको आईपीसी समझा रहा हूँ, ये मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। मेजरली जो चेंजेस आया है वो अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर एंड सेक्शन में ही आया है मेजरली। ओमिशन और
एडिशन बड़ा मिनिमल हुआ है, 1 2 1 2 ऐसे हुआ है, समझा? नाउ अगर तुम देखते हो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बीएनएस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट? ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। पहले तो ऐसा कोई था नहीं, पहले कहाँ था? पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड का कोई अलग चैप्टर था? कहाँ था? ओके, नहीं था बोल रहे हो ना, नहीं था, अब आ गया। बात समझना, पहले तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं था ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, अब ये चैप्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, नया ऑफेंस आया है क्या? अलग अलग जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी था, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ था, रेप था, मिसकैरिएजेस था, है ना, इन सबको कहाँ ले आया? एक कैटेगरी में ले आया। समझा नहीं समझा? कुछ नया नहीं लाया, एक कैटेगरी में ले आया। हाँ, कुछ कुछ चेंजेस आया है, जैसे कि पहले आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन कॉट करता था, एक मैन ही कर सकता था। अब आपको पता चलेगा एक वुमन भी आउटरेज द मॉडेस्टी कर सकती है। जस्ट टेक आउट सेक्शन 76 एंड 77 ऑफ बीएनएस। Please kindly take out 76 and 77 of BNS. If you don't have the Barrett, I am sending you the PDF of BNS. और अभी तक अगर आपने बैरेट खरीदा नहीं है तो काइंडली खरीद लो आप लोग, हाँ दोस्तों, नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन 76 and 77. Please take out 76 and 77 of BNS, please. 76 में क्या लिखा है? Whoever 77 में whoever है ना, नहीं, assault और use criminal force intent to outrage और disrobe, सॉरी disrobe है और ये voyeurism है। तो पहले आईपीसी में डिसरोब जो है एक मैन ही एक वुमन का डिसरोब कर सकता था, या वॉयरिज्म एक मैन ही वुमन के साथ वॉयरिज्म कर सकता था। जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस था पहले ये। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या दिया गया है? हुएवर। व्हाट क्या दिया हुआ है? हुएवर। पहले क्या था? एनी मैन। यू कैन चेक अंडर सेक्शन 354B and 354C of IPC. 354B is a disrobe, any man. 354C is a voyeurism, again any man. Now जब any man था पहले तो ये gender specific था, only a man can commit the offense. Now it is whoever, मतलब both male and female can commit against a female. नहीं समझा? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या चेंजेस आ रहा है? और इसी चेंजेस को अगर आपने बैरेट में अगर मार्क कर दिया दोस्त, तो अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी भी आया तब भी आप कर लोगे, है ना नहीं दोस्तों? अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी भी आया तो आप कर लोगे। बीएनएस में नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा। और हमेशा क्या होता है, जो नया चीज़ें आती है, जो चेंजेस होता है, उसी पे क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर पुराने वाली चीज़ें आई तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा ना दोस्त। आप लोगों को दिक्कत कब आएगा? जब चेंजेस से कुछ पूछेगा। और यही अगर आपने चैप्टर वाइज चेंजेस पढ़ लिया तब कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखो और क्या हुआ इसमें, छोटा मोटा चीजें। नाउ कम टू द पीडीएफ। पीडीएफ का आप लोग पेज नंबर 8 में आओ, पेज नंबर 8 में आओ। प्लीज कम टू पेज नंबर 8 ऑफ द पीडीएफ। सेक्शन 84 of BNS corresponds to section 498 of IPC. तो 498 में from that man, from any person having the care of her, on behalf of that man, इन सबको क्या किया? omit कर दिया। अब 84 जाओ, BNS के 84 को खोलो, क्या उसमें आपको ये टर्म मिलता है? from that man, from any person having the care of her, on behalf of that man, whether you will find this online? Say something. ऑनलाइन? नो। समझा? बीएनएस में नहीं है ये सब, आईपीसी में था ये सब। तो ये क्या है आपका? दीज आर दी चेंजेस। समझा या नहीं समझा? नाउ सी चैप्टर 6 में आओ।
PDF मैंने आपको दे दिया है, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना। PDF को आप लोग आराम से यूज़ करना, ठीक है। बाकी दोनों सब्जेक्ट का जो PDF है वो आपका जैसे ही ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम दे देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसलिए नहीं सेंड कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हैं इसलिए, तो इसका फिर से रिवाइज हम आपको भेज देंगे। अभी जस्ट क्लास के लिए मैंने आपको भेजा है, ठीक है। नाउ ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में मॉब लिंचिंग का प्रोविजन नहीं था। क्या नहीं था? मॉब लिंचिंग। अब क्या है? मॉब लिंचिंग के लिए डेथ पेनल्टी भी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। इंडिया में अभी बहुत मॉब लिंचिंग हुआ, पिछले 5-7 साल में मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना। तो कोई स्टेट ने लॉ बना दिया था, एक सेंट्रल लॉ नहीं था उसके लिए, तो आईपीसी को जब अमेंड किया करके नया लाया गया तो मॉब लिंचिंग को एक ऑफेंस बना दिया गया। मुझे बोला ठीक है। 303 जो था इसको क्या था, इसको मिथु सिंह के केस में हटा दिया गया था, लेकिन तब भी बैरेट में कहीं ना कहीं था, उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। देन सेक्शन 106 क्लॉज 2 एक नया प्रोविजन आया, पीडीएफ पेज नंबर 10, हिट एंड रन केस। सुना था हिट एंड रन केस? तो हिट एंड रन केस में एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइम हुआ था, नहीं हुआ था? गलत प्रोविजन बना दिया है, गरीब फंस जाएगा, ड्राइवर फंस जाएगा, ये सब है ना, नहीं है? प्रोटेस्ट वगैरह हो गया था, है ना, इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, है ना, ये सब सुना था आप लोग, है ना, ऑनलाइन ये सब सुनने को मिला था आपको। लेकिन हिट एंड रन क्या है? क्यों आया हिट एंड रन? क्योंकि आप जब रिपोर्ट देखोगे एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, तो मैक्सिमम डेथ का रीजन ये था कि वो आदमी समय पे हॉस्पिटल या समय पे उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, ठीक है। लोग मार के भाग जाते थे। अब लोग क्यों भाग जाते थे? उसके पीछे भी एक रीजन था कि अगर उसको मॉब ने पकड़ लिया, पब्लिक ने अगर पकड़ लिया, उसको मार देगा, है ना, नहीं? उसको हम लोग रोड रेज बोलता है। रोड रेज में बहुत लोगों का मौत हुआ है, तो इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं, हेडेक लेने से अच्छा भाग जाओ, है ना, नहीं? लेकिन हिट एंड रन केस, हिट एंड रन का जो प्रोविजन आया एक अच्छे जूरिस्प्रूडेंस से ही आया है। आपको ये नहीं बोला गया कि अगर आपने हिट एंड रन किया है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लायबल, यू हैव द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। नो, आपको बोला है कि आपसे हिट हो सकता है, लेकिन आप आइदर रुक जाओ या वहां से आप अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास आपको जाके अपने आप को सरेंडर करना है। तो ये तो गलत नहीं था, ठीक है। तुम रुकना नहीं चाहते हो, मान ली कि तुमको कोई पिटेगा पकड़ के, लेकिन पुलिस स्टेशन चले जाओ, पास का कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना चलो मुश्किल है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तब तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, तब तो आपके ऊपर तब तो आपको प्रिज्यूम नहीं किया जा रहा है कि आपने हिट एंड रन किया है। तो इट्स ए गुड प्रोविजन, ओके, इट्स अ गुड प्रोविजन। लॉ विल नॉट प्रिज्यूम योर इंटेंशन यार, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटेंशन, इट इज ए नेग्लिजेंट एक्ट। एंड व्हेन इफ यू आर नॉट नेग्लिजेंट देन आइदर wait on the incident or submit yourself or surrender yourself to the nearest police station or the magistrate. Are you getting my point? That's it. एक नया प्रोविजन आया सेक्शन 111 में, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोल के कुछ नहीं था, अब आया है क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और ऑर्गन ट्रांसपेरेंट नहीं, ऑर्गन का स्मगलिंग जो करता है वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना। सेक्स रैकेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो ट्रैफिकिंग के अंदर भी आ जाता है। करप्शन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सब, है ना, नहीं? तो नेक्स्ट फिर नया प्रोविजन आया 112 पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटा मोटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फिर 113 आया टेररिस्ट एक्ट, व्हाट अमाउंट टू टेररिस्ट एक्ट, ये भी एक नया प्रोविजन आया। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑनलाइन
पहले हाउस ब्रेकिंग एट नाइट था, पहले क्या था, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। अब उसको क्या किया गया, उसको बोला गया नाइट नहीं है, अब हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। नाइट बोल देने से कब नाइट होता है ना? तुम गुड नाइट कितने बजे बोलते हो? कोई टाइम नहीं है, सुबह सुबह बोल देते हो गुड नाइट जनरली सोने के समय बोलते हो, तो गुड नाइट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नाइट कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको और क्लेरिफाई किया गया कि कोर्ट भी नाइट को ऐसे इंटरप्रेट करता है। नाइट कब से स्टार्ट होता है? जब सनसेट होता है तब से नाइट स्टार्ट, और नाइट कब खत्म होता है? जब सन राइज होता है। उसके बीच में किया हुआ सब काम उसको हम लोग एट नाइट बोलते हैं। समझ में आया नहीं? नेक्स्ट, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सेडिशन को रिमूव किया गया, ठीक है, सेडिशन जो था उसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब क्या, अब सेडिशियस एक्टिविटी नहीं होगा क्या? लेकिन इसको क्या दिया गया, इसको और एलाबोरेट कर दिया गया और वैग बना दिया गया। इसको बोल दिया गया एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और वाइड बना दिया इसको, और ब्रॉड बना दिया। समझ में आया? पहले सेडिशन में अगर तुमने हेटर्ड किया है गवर्नमेंट का तो ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तभी उसको सेडिशियस एक्टिविटी बोलते रहा। अब अगर आपने कुछ भी तुमने किया है जिससे तुम्हारी सॉवरेनिटी एंडेंजर्ड है, जिससे तुम्हारी यूनिटी और इंटीग्रिटी अगर एंडेंजर्ड है, तब क्या होगा? वो सेडिशन होगा। अगर मान लो कि हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा है तो भी सेडिशन हो सकता है, वो हमारी इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचा रहा है, या यूनिटी को तुम बोल सकते हो ठेस पहुंचा रहा है ना? नहीं, ये पीडीएफ में आपको सिंपली बता दिया गया है क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या न्यू प्रोविजन आया है, क्या डिलीट हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं तो क्लास का कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। पीडीएफ तो तुम लोग खुद भी देख लोगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है पीडीएफ पढ़ने का, और बैरेट में कैसे आपको मार्क करना है, नया वाला बैरेट में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो लेट से ज्वाइन किया है वो थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियो देख लेना हमारा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल लॉ। व्हेन वी से क्रिमिनल लॉ, व्हाट कम्स टू योर माइंड? क्राइम, ऑफेंस, गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, मिर्जापुर, है, कालीन भैया, मुन्ना भैया, है ना, गोली बारूद, ये सभी आता है आप लोगों के दिमाग में? यस, ऑनलाइन। इसलिए क्रिमिनल लॉ इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों का नेचुरल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ पढ़ने में। ना, क्रिमिनल लॉ में तीन चीजें हैं। एक है आईपीसी जो सब्सटेंटिव लॉ बताता है, और आईपीसी इज नॉट द ओनली क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, देयर आर अदर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ दैट आर पॉक्सो, पॉस्को नहीं, पॉक्सो, एनडीपीएस, एसटी/एससी एट्रोसिटी, है ना, नहीं, ह्यूमन क्या है उसका एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट ना। तो ये सब क्या है? क्रिमिनल लॉज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एन एसेंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, यस और नो? एनआई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये सब क्या है? क्रिमिनल एक्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन सबका यूनिफॉर्म क्या है? जो जनरल क्रिमिनल लॉ क्या है? इंडियन पिनल कोड था, यस और नो? अब मान लो इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंसेस है वो सेम है बीएनएस में, तो हम लोग थोड़ा सा उसका कोई ऑफेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। थेफ्ट, क्या थेफ्ट पता है क्या होता है? थेफ्ट पता है क्या होता है? ठीक है, मैं आपके घर गया, आपने मुझे इनवाइट किया था खाना खाने के लिए, मैं आपके घर गया खाना खाने के लिए, मैंने देखा कि एक स्पून है जो गोल्डन स्पून है,
ओके, सो जब भी हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं तो सब्सटेंटिव लॉ भी आता है, प्रोसीजरल लॉ भी आता है एंड एडजेक्टिव लॉ आता है, दैट इज द एविडेंस. ठीक है. ओके, व्हेन वी से सब्सटेंटिव लॉ देयर आर ऑफेंसेस लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी, misappropriation, breach of trust, cheating, mischief. Yes or no? And when we say offense against human body, then hurt, grievous hurt, है ना, kidnapping, abduction, then rape, murder, culpable homicide, dowry death. Yes or no? ठीक है. Now चोरी से स्टार्ट करते हैं. अब क्या हुआ, मैं आपके घर गया, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके घर गया, मुझे दिखा कि एक गोल्डन स्पून है जो आपके डाइनिंग टेबल में रखा हुआ है. आप अंदर चले गए चाय बनाने के लिए, मैंने गोल्डन स्पून उठा के पॉकेट में डाल दिया. ठीक है. अब आया, चाय दिया, प्लीज चाय लीजिए, हम भी चाय वाय पिया. अब वो गोल्डन स्पून ढूंढने लग गई, वो तुम ढूंढना स्टार्ट कर दिया, गोल्डन स्पून कहाँ है. हमको तो डर लग गया, हमको लगा पकड़ा जाएगा. हम क्या किया, गोल्डन स्पून को अपने पॉकेट से निकाल के तुम्हारे सोफा के अंदर डाल दिया. आपके घर में जो सोफा था ना, जहां पे तुमने मुझे बिठाया था, मैंने उसके अंदर घुसा दिया और मैं वहां से आ गया. ठीक है. गॉट द फैक्ट्स. आई वेंट टू योर होम फॉर अ डिनर. आई फाउंड अ गोल्डन स्पून. I pick up the golden spoon and kept in my pocket. Due to the fear of search and detention, I immediately hide the spoon on your sofas, yeah, inside your sofa. So the question is whether I have committed any offense. Whether I have committed the offense of theft. If yes, how? If not, why? The first question is क्या theft हुआ या नहीं हुआ. कोई बोल हो गया, हो गया, हो गया. तो ये क्या हुआ, थेफ्ट हुआ नहीं हुआ, हो गया. प्रॉपर्टी तो वहीं पे है, मैं तो लेके भी नहीं आया. और स्पून लेके नहीं, मैंने उसके पोजीशन से हटा के उसी के तो घर पे रखा. मतलब आप ये बोलो कि आपने मूव किया सर, है ना, यू आर राइट, आपने मूव किया सर. आप सोचो, देन यू आर राइट कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज बीन कमिटेड. क्यों? थेफ्ट होने के लिए क्या चाहिए? थेफ्ट होने के लिए सबसे पहली बात चाहिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन. करेक्ट. जब मैं स्पून को उठा रहा था, मेरे दिमाग में डिसऑनेस्टी था ना, नहीं था. एंड व्हाट अबाउट द डिसऑनेस्टी? wrongful gain or wrongful loss to another person. Correct? Okay. Number 2, movable property. movable property था वो. Okay. Number 3, without consent. किसी का कंसेंट लिया मैंने? नहीं लिया. आउट ऑफ पोजीशन. किसके पोजीशन में था स्पून? भाई के पोजीशन में था. पोजीशन का मतलब पॉकेट के अंदर नहीं होता है. तुम्हारा घर का अलमीरा कहाँ है? अभी आप घर से आ गई ना यहाँ पे. आपका स्कूटी है, आपका साइकिल है, आपका कपड़ा है ना, गहना है, कपड़ा है, नेकलेस वेकलेस कुछ तो होगा. कहाँ है? किसके पास है? किसके पोजीशन में वो? आप अभी घर से आए हो ना, आपके घर में सामान है ना आपका, किसके पोजीशन में है? आप ही के पोजीशन में. वेरी गुड. वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में. किस में है? एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है. अभी आप घर से निकल के आए हॉस्टल से फॉर एग्जांपल, हॉस्टल में आपका बैग रखा हुआ है, आपका मोबाइल रखा हुआ है, आपका टैब रखा हुआ है, आपका जूता रखा हुआ है, आपका मोजा रखा हुआ है. तो क्या आपके पोजीशन में नहीं है? है, लेकिन वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है. तो उसके पोजीशन में था,
आउट ऑफ पोजीशन मूव्स इन ऑर्डर सच टेकिंग, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट आउट ऑफ द पोजीशन मूव्स किया इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसने प्रॉपर्टी को क्या किया, टेक किया, लिया। इस केस में ये सारा इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है? हो ऐसे सोने का स्पून डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उठाया मैंने, टेक किया, वो मूवेबल प्रॉपर्टी था, विदाउट कंसेंट लिया, आउट ऑफ पोजीशन लिया, उसको मूव किया नहीं किया, उसके टेबल से उठा के एटलीस्ट मैंने सोफा में रख दिया, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट हो गया। भले ही टेम्पररी पीरियड के लिए हो, अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इवन फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैव बीन कमिटेड। ठीक है? नाउ आप रास्ते में जा रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक पर्स मिला। क्या मिला? पर्स मिला। आपने पर्स निकाला, देखा ओ फोटो है, इसमें आधार कार्ड भी है, एटीएम कार्ड भी है, वाह बहुत सारा पैसा है। तुमने आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड उठाया, ऐसे तोड़ा, पर्स के साथ ब्रह्मपुत्रा में फेंक दिया और पैसा पॉकेट में डाल के निकल गया। क्या ऑफेंस किया आपने? कुछ क्या आपने थेफ्ट किया? क्या आपने थेफ्ट किया? यस बोल रहा है कोई। डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो था उसको लेने के समय, ओके। मूवेबल प्रॉपर्टी था, ओके। किसी का कंसेंट नहीं लिया आपने, चलो ठीक है। मूव किया उसको, ठीक है। आपने क्या किसी के पोजीशन से लिया है? पर्स किसी के पोजीशन में था ऑनलाइन? नो, तो थेफ्ट होगा? नहीं होगा। बात समझ रहे नहीं समझ? थेफ्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा सर? कुछ और होगा, दैट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, बट नॉट द थेफ्ट। तो आपका अप्रोच कहां से होना चाहिए? डायरेक्ट। whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without such person's consent and moves the property in order to such taking commits theft। ये बैरेट में लिखा हुआ है। उसी बैरेट को आपको एज इट इज नहीं लिखना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इंग्रेडिएंट ब्रेक करना है। जैसे तुमने सेक्शन 34 लिखा, लिख के तुमने इंग्रेडिएंट वाइज लिखा नहीं लिखा, नॉट पोजीशन एंड आंसर राइट इनटू, वही लिखना है। आप समझ में आ रहा है नहीं? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तुमने क्या पिया अभी? पानी। आपने क्या पिया? पानी पिया। तो वेदर वाटर कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। क्या पानी का चोरी हो सकता है? ब्रह्मपुत्रा जाके तुमने 10 बाल्टी पानी ले आया किसी को बिना पूछे, चोरी होगा? पानी इमूवेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि तुमने ब्रह्मपुत्रा ले लिया। ब्रह्मपुत्रा कैसे लोगी बे? 10 बोतल 10 बाल्टी पानी लिया उससे तुमने, चोरी होगा? ऑनलाइन क्यों नहीं होगा? नदी का पानी तो सब यूज करता है। यस वेरी गुड, नदी का पानी तो सर सबको यूज करता है, तो नदी का पानी तो नहीं होना चाहिए। तो कोई ऑनर कंसेंट का बात ही नहीं आता है। व्हाट एवर शी सेइंग, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। पानी का बोतल देना एक बार। ये तो पानी का बोतल मूव करके ले आया भाई मुझे यहाँ तक। बात समझो, यही कंसेप्ट है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर, यस यू आर राइट, यस ये तो बोतल है सर, है ना, सिर्फ पानी थोड़ी ना है, ये तो बोतल है सर, बोतल चोरी किया आपने। यस आई एम विथ यू माय डियर,
नाउ आप ही की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, देखो आपने बिना जाने बोला, सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के बोला, तो आप में और सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है। आप और हमारी जो रैशनल बातें वही बातें होती है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने बोला कि जो एक होता है रिकम्युनिस, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का कोई मालिक नहीं होता है, ब्रह्मपुत्र का कोई मालिक नहीं है, ये कॉमन टेनेंट है, हम लोग सबका यूज़ के लिए है वो। अगर ओपन रिवर स्ट्रीम से अगर कोई पानी लेके आ रहा है तो वो चोरी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ब्रह्मपुत्र में एक पाइप डाल दिया, ब्रह्मपुत्र में एक पाइप डाल दिया और अपने घर तक ले आया इलीगली, तब ये चोरी हो सकता है। तुमने किसी और का सिंटेक्स में अपना पाइप डाल के अपने सिंटेक्स में पानी ले लिया, तब ये चोरी होगा। इफ कन्वेड इन पाइप एंड ऑल देन थेफ्ट, ये तो चोरी होगा ही होगा, ठीक है। अब गेट माय पॉइंट, जो ओपन रिवर होता है, स्ट्रीम होता है, पोंड होता है, वहां चोरी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेड इन पाइप एंड एनी अदर थिंग देन चोरी होगा। मुझे पता नहीं, समझा। आसाम जुडिशरी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि सिला उड़ाया कभी तुम लोगों ने? पतंग, पतंग, काइट, सिला, पतंग उड़ाया ना, देखा होगा। तो एक आदमी पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। दूसरे आदमी ने क्या किया, उसकी पतंग में रस्सी फेंक के उसकी पतंग को खींच के ले आया। अभी लौंका मारा बोली से कहो तुम्हारे उड़ाए पुआ नहीं हो पाए है ना सिला, कोट पैसा तुमने उड़ाया है? ऐसे मत बोलो, तुमको उड़ाने भी आता है सिला? उड़ जाता है तुमसे ना, बस उड़ाने के बाद तुमको वो पकड़ा देता है, बस तुम ऐसे करती रहती हो। एकदम लिटरली तुमने नीचे से ऊपर तक उड़ाया है? वाह, चलो व्हाटएवर, छोटा सा ही बात है वो। तो एक इंसान ने क्या किया, उसको रस्सी मार के उसका सारा सिला ले लिया, काइट ले लिया, पतंग ले लिया, वो सूता मतलब थ्रेड जो था सब ले लिया। व्हाट ऑफेंस, क्या ऑफेंस किया? देखा जाओ तो चोरी लग रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजीशन विदाउट कंसेंट ले लिया। लेकिन मान लो कि बाबू तुम्हारा सिला किसी ने ऐसे चोरी कर लिया, आप पतंग उड़ा रहा था, किसी ने ले लिया, आप केस करेगा? क्यों नहीं करेगा? बड़ा ट्राइबल मैटर है ना। तो इसीलिए हमारे साथ और एक चीज क्या है, जनरल एक्सेप्शन, कि हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्शन। और जनरल एक्सेप्शन में एक कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। DED मिनिमस, इतना छोटा चीज कि उसके लिए कोई भी एक रीजनेबल आदमी, रैशनल आदमी केस नहीं करेगा। गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, धक्का लग गया किसी का, तुम क्या केस कर दोगे क्या? हर्ट कर दिया, वो कर दिया, आमतौर पे लग जाता है। तुम घर बनाने के लिए ब्रिक्स लेके आया, क्या लेके आया? ईटा 10,000 ईटा तुम्हारे घर के आगे है, ठीक है, ऑनलाइन। देयर आर 10,000 ब्रिक्स आपके घर के बाहर। सुबह एक आदमी आया, वहां से 2 ब्रिक्स लिया, लेके चला गया। होता ही नहीं होता है? होता ही नहीं होता है। क्या चोरी होगा? देखा जाओ तो चोरी है, देखा जाओ इसी इज राइट कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट तो हुआ है, डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट आउट ऑफ पोजीशन मूव्स, चोरी तो हुआ है। लेकिन एवरी डेफिनेशन ऑफेंस इलस्ट्रेशन शुड बी रेड विद जनरल एक्सेप्शन। व्हाट? जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शन में है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, कि इतना ट्रिवियल मैटर के लिए कोई भी एक आम आदमी, रैशनल आदमी केस। और मसूद हाँ सर मार दिया, केस कर दे सर, के ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मुझे बोला तो आप सिर्फ ऑफेंस पढ़ने से नहीं होगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या है। एक बच्चा है 6 साल का, बड़ा बदमाश बच्चा। कितना साल का? 6 इयर्स का चाइल्ड है, और बहुत बदमाश चाइल्ड है। उसको गन चलाने आता है, उसको बम बनाना आता है, सीख लिया सब यूट्यूब से। क्या तुमको लगता है नहीं सीख सकता? गन चलाना सीख सकता है नहीं सकता? 6 साल का बच्चा आराम से सीख सकता है। गन चलाना सीखने की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बच्चा है जिसको गन चलाने आता है, उसके फादर पुलिस में है,
फादर एक दिन गन रख के चले गए, वो चुपचाप गन निकाला, गन निकाल के लोड किया और अपने भाई को गोली मार दिया, भाई मर गया। 12 साल का भाई था, कितने ईयर्स का, 12 ईयर्स ओल्ड एल्डर ब्रदर था उसका, और वो कितने साल का था, 6 साल का था, गोली मार दिया, एल्डर ब्रदर रेस्ट इन पीस। तो उस बच्चे का कितना दिन का लाइबिलिटी होगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 0, क्या, नो लाइबिलिटी, वाई, मेंस्ट्रुआ प्रेजेंट नहीं है, उसको अपने एक्ट के बारे में उसको वो मतलब कॉन्शियस नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है, ये सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूजेबल एक्ट। व्हाट, एक्सक्यूजेबल एक्ट। Why it is excusable? Because of the absence of mensrea. What? Absence of mensrea. दस दुकानें एक साथ लाइन में है, तिनसुकिया से हो ना, वहाँ पे लाइन से बहुत सारी दुकानें होती है, एक लाइन से 10 दुकानें हैं, ठीक है, शॉप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितनी दुकानें हैं, 10 shops in a line. 7 8 9 10, ओके, 10 दुकानें हैं लाइन से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ऑनलाइन 10 शॉप्स इन अ रो। शॉप नंबर 3 में फायर हो गया, फायर लग गया शॉप नंबर 3 में, ठीक है, 3 नंबर दुकान में आग लग गई। आप यहाँ पे खड़े हो, आप लोग दोनों यहाँ पे खड़े हो, दोनों ने देखा 3 नंबर दुकान में आग लग गई, तो 3 नंबर दुकान को तो बचाना मुश्किल है। आप दोनों ने क्या किया, 4 नंबर दुकान को तोड़ दिया। क्या किया, दुकान नंबर 4 को तोड़ दिया आपने, दुकान नंबर 2 को तोड़ दिया आपने, डिस्ट्रॉयड। क्या किया तुमने, 3 नंबर दुकान तोड़ दिया, सॉरी 4 नंबर दुकान तोड़ दिया, 2 नंबर दुकान तोड़ दिया तुमने, तो तुमने गलत किया नहीं किया, कितना, क्या पनिशमेंट होना चाहिए आपके लिए, सोच के देखो, क्या पनिशमेंट होना चाहिए आपके लिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, फॉर लार्जर इंटरेस्ट, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट आपने क्या किया, ये स्मॉल लॉस किया। अगर इसको नहीं तोड़ते तो सारी दुकान जल जाती। आपने जो किया बोनाफाइडी किया, नहीं किया, आपका डिसऑनेस्टी था ना बोनाफाइडी था, बोनाफाइडी था, गुड फेथ में किया आपने। भले ये एक्ट गलत है ना, नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्सक्यूजेबल है। क्या है, एक्सक्यूज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुआ। व्हाट, मेंस्ट्रुआ। आप मान लो एक आर्मी ऑफिसर हो, क्या हो, मैं आपका कमांडेंट हूं, क्या हूं, कमांडेंट हूं। मैंने बोला माशुक शूट, तुमने घर 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 गोली मार दी और वो आदमी मर गया, आपका कोई लाइबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि अगर इन द परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर अगर आपने किया है और जो लीगली करना आप बाउंड हो, लीगली बाउंड हो, तब तो कोई ऑफेंस नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझा नहीं समझा। मैं क्या किया, मैं एक दिन बदमाशी करना मेरे दिमाग में आया कि टू डू समथिंग बदमाशी, टू डू प्रैंक, प्रैंक होता है ना प्रैंक, तो मैं सोचा मैं भी प्रैंक करूँगा। तो मैं क्या किया, एक छोटा छोटा एरिया, फॉरेस्ट एरिया होता है ना, तो मैं फॉरेस्ट एरिया एक चूज़ किया प्रैंक करने के लिए, ठीक है, इवनिंग टाइम था, रात का मतलब आफ्टर सनसेट का टाइम था, ठीक है, और मेरे दिमाग में था प्रैंक करने का काम। तो मैंने क्या किया, प्रैंक करने के लिए मैंने कपड़ा पहना टाइगर का, पूरा टाइगर का मास्क वास्क पूरा कपड़ा पहन के मैं ऐसे टाइगर के जैसे खड़ा हूँ, मतलब 4 फुट में खड़ा हूँ और साउंड निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे पास वो है स्पीकर है, उससे साउंड निकाल रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा साउंड निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपने दूर से देखा टाइगर है, आपने गोली मार दिया, आपने देखा टाइगर है, गोली मार दी आपने, और मैं मर गया, तो आपने कौन सा ऑफेंस किया है, नहीं किया। क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मार दिया भाई, बोलता नहीं किया, आपका मेंस्ट्रुआ था क्या, नहीं था। आप किसको मार रहे थे, टाइगर। टाइगर को। ये सुनो, आपके दिमाग में कौन था, टाइगर, तो इट्स ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड वेदर यू आर जस्टिफाइड और नॉट टू किल द टाइगर, यस
नहीं तो तुमको मार देता। इट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट वेयर यू आर जस्टिफाइड, इट्स नॉट एन ऑफेंस। एक दिन मासूक बाबू तुम जा रहे थे बाजार करने के लिए, कहाँ? बाजार करने के लिए जा रहे थे, जाके देखते हो कि 4-5 लड़का मिलके एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं, है ना, उसको डिस्टर्ब करने का ट्राई कर रहे हैं। तुम हीरो के तरह गया, दो को पकड़ा, पकड़ के ढाम ढूम मारना शुरू कर दिया, सर्वर फट गया। फिर से बोलता है अरे भैया शूटिंग चल रहा था भाई, मजे ले लिया तुमने, मार दिया हमें, शूटिंग चल रहा था। ठीक है, तुमने क्या ऑफेंस किया? शूटिंग चल रहा था, तुम जाके मार दिया उनको, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, सर फोड़ दिया तुमने, हाथ तोड़ दिया, क्या ऑफेंस हुआ? नो ऑफेंस। व्हाई? इट्स ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। किसी को बचाना जस्टिफाइड है ना, नहीं है? तो आपका अप्रोच समझ में आ रहा है ना कैसा होना चाहिए। चोरी हो गया आपके घर पे, क्या हुआ? क्या हुआ आपके घर पे? क्या आप लोगों के घर पे कभी चोरी नहीं हुआ है? नाउ आपके साथ कोई एक ऑफेंस हुआ, चोरी हुआ, मर्डर हुआ, व्हाटएवर, आपके घर पे चोरी हो गया, सबसे पहला काम आप क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा? पुलिस? यस और नो? पुलिस क्यों आएगा? पुलिस FIR, यस और नो? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थेफ्ट क्या है ये हमको कौन बताता है? भारतीय न्याय संहिता ये बताता है थेफ्ट क्या होता है। अगर थेफ्ट हो गया उसके बाद तुम क्या करोगे ये कौन बताता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज ओल्ड CRPC, दैट इज द प्रोसीजरल लॉ। क्या? प्रोसीजरल लॉ। चोरी हो गया, सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होगा? पुलिस को फोन किया या पुलिस के पास गया, FIR लेके गया, पुलिस ने FIR लिया, जैसे ही आपने FIR लॉन्च किया द क्रिमिनल लॉ कम इनटू मोशन, सेट इनटू मोशन। FIR हो गया, फिर क्या होगा? आपने FIR कर दिया, फिर क्या होगा? जोर से बोल। पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के समय रिकवरी किया, अरेस्ट किया, है ना, नहीं, किसी को एग्जामिन किया, एग्जामिनेशन किया, यस, किसी का कन्फेशन है तो उसने कन्फेशन कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया, किसी का स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करने के बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है, जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं। बट चार्जशीट का टर्म जो है वो आपको CRPC में या BNSS में एक्सप्लिसिटली देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? या फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, जिसको हम आम वर्ड में चार्ज शीट। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज बीन कंप्लीटेड पुलिस क्या करेगी? चार्जशीट फाइल करेगी। किसको? वेरी गुड। चार्जशीट किसको देगा? यस, नॉट नियरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड, हु इज एम्पावर्ड टू क्या? नो, दिस इज द क्रक्स। यस, the police will submit the charge sheet to a magistrate who is competent to take cognizance of the offense. ट्रायल करना कंपिटेंस जरूरी नहीं है, कॉग्निजेंस लेने के लिए जो कंपिटेंट है उसको क्या करेगा? चार्जशीट फाइल कर देगा। जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दिया, पुलिस का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद किसका काम शुरू हो जाता है? कोर्ट या मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या करेगा? देख सकता है, पुलिस ने जो चार्ज लगाया है उसको देखेगा, है ना,
और अगर कोर्ट को लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी दे सकता है, ये सुनो, ये री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है, या उसको अगर मन करता है तो वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उसको कॉग्निजेंस लेके उसको कहाँ के लिए भेजेगा। अब क्या होता है नेक्स्ट? नो, फिर होता है सबसे बड़ा बात, इशू ऑफ प्रोसेस होता है। समन दिया, वारंट केस में वारंट दिया है ना, या समन भी दे सकता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। व्हाट? चार्जेस। द कोर्ट विल नाउ फ्रेम चार्जेस, कि आप पे पुलिस तो कुछ भी चार्ज लगा देता है, मर्डर लगा दिया, ट्रेसपास लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। तो कोर्ट जब दोनों पार्टी को सुनेगा और दोनों पार्टी को सुन के कोर्ट क्या करेगा, एक चार्जेस फ्रेम करेगा। जब चार्ज फ्रेम कर लेगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेन। बट क्या होता है जनरली, जैसे मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है तो उस आदमी को जो अक्यूज्ड है उसको पूछता है कि क्या आप गिल्टी प्लीड करेगा या नहीं। वो बोल सकता है नो आई विल नॉट प्लीड गिल्टी, आई विल गो फॉर ट्रायल, या वो बोल सकता है आई विल प्लीड गिल्टी। अगर उसने बोल दिया आई विल नॉट प्लीड गिल्टी, आई विल गो फॉर ट्रायल, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको ट्रायल पे भेज देगा। फिर वही प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, हियरिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन चलते रहेगा। अगर उसने बोल दिया कि आई एम प्लीडिंग गिल्टी, तब तो क्या कोर्ट उसको मैंडेटरीली कन्विक्ट करेगा या नहीं? गिल्टी प्लीड करने से डिस्चार्ज क्यों होगा? मुक्किल गिल्टी प्लीड किया मे, यस, वेरी गुड कर, वेरी गुड कर। मे मतलब तुमने अगर गिल्टी प्लीड भी कर दिया तो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू कन्विक्ट और नॉट टू कन्विक्ट। आपने गिल्टी प्लीड कर दिया, उसके बावजूद भी आपको ट्रायल करा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है लोगों के पास। तो तुमको अगर हम 10 लाख रुपया दे दिया तो तुम किसी का भी ऑफेंस के लिए हाँ बोल देगा? नको बाप, कोबा नको। अगर मान लीजिए अंबानी का बेटा गलती से कोई ऑफेंस कर देता है तो बाप किसी को भी 1 करोड़ रुपया दे देगा? वो बोलेगा हाँ 1 करोड़ क्या, 1 लाख ही दे दीजिए, हम बोल देगा हमने मर्डर किया, है ना नहीं? तो इसीलिए कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि क्या ये कोई प्रेशर में तो प्लीड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कन्विक्ट नहीं करता है। चलना रहा है। फिर क्या होता है, जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के बाद क्या होगा, आपके पास पावर होता है, अगर आप एग्रीव्ड है तो अपील पे जा सकता है, रिवीजन पे जा सकता है, रिव्यू पे जा सकता है। ये सुनो, ये सुनो, बात समझा या नहीं समझा? तो ये जो प्रोसीजरल एक्सपेक्ट है ये कौन बोलेगा आपको? सीआरपीसी। फिर बेल का प्रोविजन है, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, उल्टा होते जा रहा है। जेल इज ए रूल, बेल बिकम एन एक्सेप्शन। आज के डेट में जेल के अंदर कन्विक्ट से ज्यादा अंडर ट्रायल लेना नहीं है। आप लोगों को लॉ स्टूडेंट के हिसाब से पता होना भी चाहिए और पता होगा भी। एक आदमी चोरी के केस के लिए अंदर है, अगर वो प्रूफ भी हो गया तो उसको कितने साल पनिशमेंट मिलेगा? मैक्सिमम 3 साल। वो 10 साल से अंडर ट्रायल है, 5 साल से अंडर ट्रायल है। सोचो, in Delhi I worked with some of the organization NGOs, okay, who worked with the under trials। तो हमने ऐसे केस स्टडी देखा जिस आदमी छोटा मोटा ट्रिवियल इश्यूज के लिए वो अंदर है और 10 साल से उसका ट्रायल चल रहा है। अगर वो कन्विक्ट भी हो जाता तो उसको मैक्सिमम 3 साल का पनिशमेंट मिलता, लेकिन वो 10 साल से अंडर ट्रायल है। और एक स्टोरी तो ऐसा था हम लोग का कि अंडर ट्रायल था बहुत साल से, और बहुत दुखद स्टोरी था उसका, ठीक है ना? अभी हम नहीं बता पाएगा, बहुत लंबा है। उसको चोरी के चार्ज में डाल दिया गया था, बहुत गरीब आदमी था। एक्चुअली उसने चोरी नहीं किया था, उसके पास जो पैसे थे वो अपने गांव भेजने के लिए था, मनी ऑर्डर लगाने के लिए उसका पैसा था, ठीक है ना? तो एक आंटी का पैसा पर्स चोरी हो गया था, उसने मोहल्ले में चिल्ला दिया। तो सब्जी बेच रहा था आदमी, सुबह सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का। तो जब पुलिस आया तो पुलिस ने उसका जब तलाशी किया तो उसके पास पैसे मिल गए। तो पुलिस ने पूछा कि सुबह सुबह का टाइम है, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? तो बोल रहा था घर के लिए, लेकिन पुलिस नहीं माना, उसके ऊपर चार्ज लगा के उसको केस बना के भेज दिया। उसी केस में वो 10 साल से अंडर ट्रायल था। सोचो,
उसका घर, उसका परिवार, सब खत्म, सब खत्म। 10 साल अगर हस्बैंड बाहर ही है और वो लोग वेज अर्नर है ना, जितना कुछ खाया कमाया गांव में भेजा, सब खत्म। तो इसीलिए तो देयर आर मेनी जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जिसमें बोला गया है कि अंडर ट्रायल्स को मतलब जितना जल्दी हो सके बेल मिल जाना चाहिए। उसने अगर हाफ ऑफ दी पनिशमेंट जितना है उसको अगर अंडरगोन किया है तो उसको आप बेल दे दो, अगर जितना है उतना अगर अंडर ट्रायल चला ही गया तो उसको आप डिस्चार्ज कर दो। 10 साल अंडर ट्रायल था, पनिशमेंट 3 साल का था, तो उसको भाई छोड़ ही दो। बात समझा नहीं समझा? बात समझा? तो दिस इज द थिंग। नाउ सीआरपीसी का अप्रोच तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रखना है। बहुत चीज़ें, एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है, रेगुलर प्रोसीडिंग, इरेगुलर प्रोसीडिंग, सेशंस ट्रायल, है ना। देयर आर सम ऑफ द ऑफेंसेस वेयर ओनली द एग्रीव्ड कैन फाइल ए केस, अदर्स कैन नॉट। चोरी हुआ तो तुम केस फाइल करोगे जरूरी नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी भी केस फाइल कर सकता है कि आपके घर पे चोरी हो गई, है ना। लेकिन अगर आपके साथ एडल्ट्री हुआ है, सॉरी बाइगेमी हुआ है, क्रुएलिटी हुआ है, तो एग्रीव्ड ही फाइल कर सकता है। मुझे बताना है, समझा या नहीं समझा? इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता है? एविडेंस की बात करता है। एविडेंस बोलने से क्या समझ में आता है आपको? प्रूफ अलग चीज हो गया, एविडेंस अलग चीज हो गया। एविडेंस बोलने से बस ये समझना कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसको हम एविडेंस बोलते हैं। व्हाट इज फैक्ट नाउ? फैक्ट क्या होता है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये फैक्ट है ना नहीं है? मैं ये गंदा कलर का शर्ट पहन के रखा हूं, फैक्ट है ना नहीं है? मेरा दाढ़ी है, ये फैक्ट है ना नहीं है? ये बोर्ड है, ये फैक्ट है ना नहीं है? ये पंखा घूम रहा है, फैक्ट है ना नहीं है? वो लोग ऑनलाइन में बैठा हुआ, फैक्ट है ना नहीं है? कोई चाय पी रहा होगा, फैक्ट है ना नहीं है? है? तुम्हारे ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के, ये फैक्ट है ना नहीं है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, फैक्ट है ना नहीं है? आपको कैसा लग रहा है अभी अंदर बैठ के, ठंडा या गर्म? ठंडा, ये फैक्ट है ना नहीं है? एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस आर फैक्ट्स। ये तुम हो, मतलब अभी तक सिर्फ तुम्हारा वो है, ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा लिप्स है, ये तुम्हारे गाल है, ये तुम्हारा हेयर है ना, ये तुम्हारे ईयर्स है। ये क्या है? इससे क्या करते हो? हियर, इससे सी, इससे स्मेल, इससे टेस्ट, और स्किन से फील। यही है फैक्ट। तुमने फील किया अपने सेंस ऑर्गन से, फैक्ट है। वो बड़ा जोर से मार दिया रे, दर्द हो गया, फील किया तुमने। सुन रहे हैं आप, इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, आवाज आ रही है आपको, फैक्ट है, आपने सुना है। कोई चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ, ये फैक्ट है ना नहीं? क्योंकि आपने परसीव किया अपने सेंस से। चूहा मर गया, डेड बॉडी है, कोई मर गया लगता है, डेड बॉडी का स्मेल है, आ रहा है आप लोगों को? ये क्या है? ये क्या है? फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है, क्योंकि आपने स्मेल किया है, सेंस ऑर्गन से परसीव किया है। एनीथिंग विच कैन बी परसीव बाय योर सेंसेस इज अ फैक्ट। ये तो हो गया फिजिकल फैक्ट। एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्या? आप लोगों ने क्लास किया, ओरिएंटेशन किया, डेमो किया, 4 दिन 5 दिन जितना भी अभी तक किया आपने, आपके दिमाग में एक फैक्ट बना होगा, अच्छा है, बुरा है, बना नहीं बना? किसी का रेपुटेशन, किसी का गुडविल, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट। बात समझा नहीं समझा? आपको अगर डिफेम किया गया, आप डिफेम कब होगा? तुम्हारा अपमान कितना होगा? जेतिया तुम्हारा सम्मान থাকিব, है ना नहीं? तुम्हारा যদি সম্মানে নাই অপমান হ'ব পাৰে নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে।
সমান বস্তুটোৰ ক'ৰবাত দেখি পাবা নেকি, চুব পাৰিবা নেকি? সেইটো এটা কি ফেক্ট হয়, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना নহয়? हम जो किसी को डिफेम करते हैं, किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं, तो उसकी रेपुटेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना? नहीं, बात समझा नहीं समझा? तो यही सभी बात ही है, यही क्रिमिनल लॉ में हमें समझना है, इसी का आंसर राइटिंग करना है। बहुत बातें यार बताने के लिए, मैं एविडेंस को बोलने बैठूंगा तो 4 घंटा सिर्फ एविडेंस बोलूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुमको एक अप्रोच बताए कि कैसे पढ़ना चाहिए। बात समझा नहीं समझा? कल आपका क्या है? असमीज है, डोंट मिस, गो फॉर द रिकॉर्डिंग क्लास ना। हाँ हाँ, जीएस का भी रिकॉर्ड हो गया, आप लोगों को शेयर कर दिया होगा ना, तो रिकॉर्ड होगा। सो आर गेटिंग माय पॉइंट, क्या असमीज का क्लास करो, जिसका असमीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास है, उसमें से भले एक ही दिन करो, हमें आंसर राइटिंग लिखना मैं तुम्हें तरह बताऊंगा, एमसीक्यू कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए एमसीक्यू और आंसर राइटिंग के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं भी लो, अगर आपने एक क्लास कर लिया तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नहीं समझा? तो एटलीस्ट जो ऑनलाइन हो क्लास तो कर ही लेना, भले आप कोचिंग करो या नहीं करो, हार्डली मैटर्स, बट प्लीज़ अटेंड द क्लासेस। ओके, गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन? ठीक है, So there, which one should we get the new one? न्यू वन गो थ्रू Which publication? विच सी, आप 2-3 पब्लिशर का उठा के देखो जिसका अच्छा लगता है। जैसे आप टैक्समैन का ले सकते हो, किसी का, सब एक ही तरह का बनाया है, टैक्समैन ABC एक ही बनाया है, कोई चेंजेस नहीं, सब में एक ही तरह का बनाया है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है भाई दोस्तों, जिस का नंबर हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ना, प्लीज़ काइंडली आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने नंबर दिया था, या एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर आपके पास होगा ग्रुप में, आप प्लीज़ अपना नाम रजिस्टर करवा देना। So मैं physically आई थी, मुझे याद नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्टर। नहीं कोई बात नहीं, आप इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया होगा ना, ठीक है। हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, डोंट वरी, हम आपको कभी कॉल नहीं करते हैं, करेंगे ही नहीं आपको कॉल करके डिस्टर्ब। अगर कुछ नया चीज़ है तो आपको कन्वे कर देंगे बाय मैसेज एंड ऑल, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए चाहिए क्योंकि कोई मैसेज भी हम आपको कन्वे नहीं कर पाएंगे अगर आपका नंबर नहीं हुआ हमारे पास, तो बस दैट्स इट। ओके, बाय बाय, सी यू। यस, कुछ पूछना है मेधा? किबा हुडी बोली गया से बसुमतारी कुआ माँ